वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। साथ ही पढ़ेंगे इनके साथ एग्जांपल्स। ठीक है, कैसे ऑर्डर निकाले जाते हैं लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के, कैसे यूज़ लेते हैं इसको आगे सोल्यूबिलिटी वगैरह में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन से। लैटिस एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड when 1 mole of ionic compound is formed from isolated gases cation and anion। देखिए, आपके पास आइसोलेटेड केटायन हो, ठीक है, गैसेस स्टेट में हो, प्लस कोई एनायन हो, और वो भी कौन सी स्टेट में हो? गैसेस स्टेट में हो। ये जब फॉर्मेशन होता है इनसे, ठीक, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का जब इससे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है इस फॉर्मेशन के दौरान, वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी। ठीक है, या लेटाइस भी बोल सकते हो इसको। लैटिस कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक लैटिस है, आपका क्रिस्टल होता है, अलग अलग शेप्स होते हैं इनके। जब आपके बहुत सारे केटायन एनायंस आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, कंपाउंड फॉर्म बहुत सारे मल्टीपल मिलते जाते हैं। जैसे लाइक अगर पर्पल वाला आपके केटायन है तो ग्रीन वाला एनायन है, ठीक है। ऐसे कई सारे जब मिलते हैं तो इस तरीके का एक 3D लैटिस फॉर्म करते हैं, ठीक। और इसको फॉर्म करने में आपके जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही लैटिस एनर्जी कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं इसमें इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, चार्ज और साइज। ठीक है, चार्ज और साइज। देखो, लैटिस जो फॉर्म हो रहा है वो उनके बॉन्ड्स जो बनेंगे वो चार्ज पे काफ़ी डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ उनकी साइज पे भी काफ़ी डिपेंड करेंगे। तो लैटिस एनर्जी कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? साइज के। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। इस तरीके से डिपेंड करता है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने लायक ये है कि अगर चार्ज और साइज अगर दोनों में आपको कभी कंपैरिजन करना पड़े तो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले इसका जैसे ही कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या देखना है? चार्ज देखना है, ठीक। साइज हमें कब देखनी है? जब चार्ज सेम है, ओके। अदरवाइज हमेशा हमें क्या देखना है? चार्ज। और चार्ज भी कैसे देखेंगे? जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम ताकि और भी क्लियर होगा ये हमें। देखिए, यहाँ पे कंपेयर करनी है लैटिस एनर्जी हमें इन, तो यहाँ पे देखें इनका चार्ज देखें आप। Na का यहाँ पे चार्ज कितना है? +1 है। Mg का कितना है? +2 है। और Al का कितना है? +3 है। F यहाँ पे कॉमन है इसलिए उसका मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज लेते उसे भी हैं। कॉमन है इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉमन में कभी भी कंपैरिजन होता नहीं है, जहाँ डिफरेंट चीज़ें होती है कंपैरिजन वहीं पे होता है हमारा। ओके, तो देखो यहाँ पे चार्ज किसका ज़्यादा है? एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। तो पहला हमेशा हमें चार्ज ही देखना होता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर हमारे Mg+2 वाले की होगी, देन Na+ वाले की होगी। देखिए इसी तरीके से ऑर्डर आ रहा है लैटिस एनर्जी का। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में भी यही चार्ज है। देखिए अगेन एनायन आपका कॉमन आ रहा है, तो चार्ज एल्यूमिनियम वाले का ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा आई? इसी की ज़्यादा आई। तो मतलब यहाँ तो क्या हमारा चार्ज अलग अलग था, ठीक है, चार्ज और साइज में लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जैसे कि लाइक एक आपको दे दिया NaCl और एक दे दिया KCl, ओके, तो यहाँ देखो Cl- तो कॉमन है और इधर Na+1 है, साथ ही इधर पोटेशियम भी +1 है, ओके। अब दोनों ही +1 हो गए, चार्ज तो सेम हो गया दोनों का। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? हम साइज देखते हैं, दोनों में से साइज किसकी ज़्यादा है? साइज इसकी ज़्यादा है, पोटेशियम की, ठीक। यानी लैटिस एनर्जी इसकी कम होगी, साइज ज़्यादा है इसलिए। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा हमारा इस केस में? NaCl की लैटिस एनर्जी KCl से ज़्यादा होगी क्योंकि K की साइज बड़ी है सोडियम से, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वजह से, ठीक है। इसकी K की क्या है? साइज ज़्यादा है, उसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी क्या है? कम है। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान रखें। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? चार्ज होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ भी कंपेयर करना है आपको। ओके, तो देखिए अगेन वही चीज़ है, Na+1 है और Mg+2 है। ठीक, यहाँ पे Cl-1 है और ऑक्सीजन -2 है। देखिए दोनों का चार्ज देखा जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया करें और उसको मॉड्यूलस ले लिया करें, प्लस माइनस नहीं देखना है हमें। जैसे 1 × 1 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा। तो किसका चार्ज ज़्यादा आ रहा है? MgO का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो MgO की लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चार्ज का हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना होता है केटायन एनायन का, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो। और अगर कोई पर्टिकुलर कॉमन आ रहा है तो उसको वैसे ही कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो लेटिस एनर्जी के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, बस सिंपल से, इसका ध्यान रखना है हमें। इनका एप्लीकेशन भी आएगा जो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी होती क्या है, पहले वो जान लेते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होती है। देखो जब भी आपके सोल्यूट को हम सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, लाइक ये जैसे ये पिंक पिंक आपको जो दिख रहा है, ये अगर सोल्यूट है और ये आपका जो बीकर में जो भी लिक्विड दिख रहा है वो सोलवेंट है, तो इन दोनों को जब मिक्स करना होता है और सॉल्यूशन बनाना होता है, तो एक तरह से सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स करना ही क्या है आपका सोल्यूबिलिटी प्रोसेस है। ओके, इसको सोल्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोल्वेशन भी बोलते हैं। और यही अगर सोलवेंट वाटर है, यही अगर सोलवेंट कौन है? वाटर है अगर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर में मिलाया आपने तब हाइड्रेशन, किसी और सोलवेंट में मिलाया तो सोल्वेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस सोलवेंट का फर्क होता है। कोई भी सोलवेंट हो तो वो सोल्वेशन कहलाएगा प्रोसेस, और अगर वाटर है सोलवेंट, अगर इस बीकर में वाटर है तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सोल्यूट को मिक्स करने की प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाती है। ओके, चलिए अब देखें आयनिक बॉन्ड और सोल्यूबिलिटी का क्या रिलेशन है, देखते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड्स कहाँ सोल्यूबल होंगे, किस में सोल्यूबल होंगे, ये सारा हमें देखना है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब जैसा होता है उसी को वो उसी तरह के कंपाउंड को डिजोल्व करता है अपने आप में। अगर आपका सोलवेंट पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड्स को डिजोल्व करेगा, ठीक है। अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को ही डिजोल्व करेगा, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड आपके कैसे होते हैं? पोलर होते हैं नेचर में, आयनिक कंपाउंड पोलर में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आपके पोलर के अंदर ही सोल्यूबल होंगे, जो भी पोलर कंपाउंड्स होंगे उसी में आपके आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होंगे। अभी पोलर पोलर का क्या सिस्टम है, पोलर कैसे पता लगाएंगे? सीधा ही सी बात है, देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आता है उसकी वजह से डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, प्लस माइनस। पार्शियल का निशान है ये डेल्टा, ठीक है। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के जाएंगे वो डेल्टा माइनस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो डेल्टा प्लस हो जाएगा। जैसे हम NaCl की बात करें अगर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। Cl आपका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसकी तरफ माइनस और सोडियम की तरफ प्लस। तो ये जो डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं आपके, ठीक है, इसकी वजह से पोलर नेचर हो जाता है। और पोलर कंपाउंड्स किस में डिजोल्व होंगे? पोलर के अंदर ही होंगे, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। अभी अभी बताया मैंने सोल्वेशन के साथ इसको। व्हेन सोलवेंट इज वाटर, तो सेम प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? हाइड्रेशन कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब सोलवेंट कौन हो? वाटर हो, है ना। जैसे आप नमक मिलाते हैं पानी में या चीनी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है? एक तरह से हाइड्रेशन है आपकी, ठीक है। और या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग सोल्यूट विथ वाटर। जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जब ये डिजोल्व होते हैं इसके अंदर, इसको देखो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस, सराउंड करने की जो प्रोसेस है वाटर के थ्रू सोल्यूट को, यही क्या कहलाती है? हाइड्रेशन कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए एनर्जी का क्या रिलेशन है इन सब के साथ, वो भी देख लेते हैं। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें, जो सोल्वेशन प्रोसेस हम कहते हैं, उसमें क्या होता है? एनर्जी जनरली रिलीज होती है, और एनर्जी जब जब रिलीज होती है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाती है आपकी? एक्सोथर्मिक। सिमिलरली हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में भी क्या होती है? जनरली एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। और एनर्जी रिलीज क्यों हुई ये कैसे पता चलेगा? एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुई, इसको भी देखते हैं। देखिए ये आपका NaCl का लैटिस है, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, है ना। बड़ा वाला जो ग्रीन वाला बॉल दिख रहा है आपको, ठीक है, स्फेयर, एक्चुअल में स्फेरिकल होते हैं ये क्लोराइड है आपका। और जो पर्पल वाला दिख रहा है छोटा वाला, ये सोडियम आयन है। ओके, ऐसे कई सारे जब मिलते हैं आपस में कंपाउंड्स तो एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये आप डिटेल में सॉलिड स्टेट चैप्टर जो आता है आपके 12th में
वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस दिखाने के लिए कि लैटिस ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर 3D इस टाइप का होता है, इसलिए ये डायग्राम डाला है। हमें हाइड्रेशन प्रोसेस देखनी है कि एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है उसमें। देखो एनर्जी जनरली रिलीज़ कहाँ होती है, एनर्जी रिलीज़ कहाँ होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो, जब बॉन्ड फॉर्म होता हो जनरली, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी रिलीज़ का पता लगाने के लिए। देखिए ये NaCl आपका लैटिस है 2D व्यू में इसका, ठीक है, वो 3D व्यू था पिछली स्लाइड में, ये 2D व्यू है। अब देखो जैसे इसको वाटर में डिसोल्व किया तो वाटर आपका कुछ इस तरीके से पोलर होगा, ठीक है। तो ये प्लस वाले आपके नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाले आपके पॉजिटिव वाले आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव एक साइड आ गए, इस प्लस के आसपास देखो इसको सराउंड कर लिया, ये सारे नेगेटिव है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये सब नेगेटिव पोलरिटी के हैं इस साइड में, ठीक है, ये इस तरीके से। और देखें इस माइनस वाले को किसने घेर लिया, देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है छोटा सा, यहाँ पे सब जगह पे क्या है, प्लस है, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये जब सराउंड करने लगते हैं और इनके साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं इंटरेक्शन करके इनके साथ, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, और बॉन्ड जब जब फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, अपनी एनर्जी कम करते हैं कंपाउंड्स, और एनर्जी कम कैसे करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करके। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्यों एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, हाइड्रेशन में या सोल्वेशन में। ये वही है, देखिए ये आपके अलग अलग हो गए हैं और इनको H2O के मॉलिक्यूल्स ने अपनी अपनी पोलरिटी के अकॉर्डिंग सराउंड कर लिया है, यानी कुल मिला के क्या हो गया, अब ये टूट गए हैं। देखो पहले NaCl पूरा क्रिस्टल था, लेटिस था, अभी वो क्या हो गया, केटायन और एनायन में ब्रेक हो गया। तो हाइड्रेशन में एक तरह से होता क्या है, कंपाउंड जो होते हैं वो केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाते हैं। देखिए केटायंस एंड एनायंस अलग अलग हो जाते हैं इसमें, जब आयनिक कंपाउंड को हम डिजोल्व करते हैं किसमें, पोलर सोलवेंट में, या फिर वाटर में। हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो वाटर की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे ये लेटिस है आपका, पहले जुड़े हुए हैं सारे NaCl, अब जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया ये क्या हो गया, देखो अलग अलग हो गए, है ना, तो दूर दूर हो जाते हैं। तो यानी हाइड्रेशन में तो अलग अलग हुए, जबकि लैटिस एनर्जी में क्या होता है, जब केटायन एनायन मिलते हैं वो भी गैसियस फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है। तो हाइड्रेशन में एक्वस फॉर्म होती है, जबकि उसमें कैसी फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म होती है लैटिस एनर्जी में। क्लियर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना है हमें, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे हाइड्रेशन एनर्जी में, शुरू करते हैं इनको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, और क्वेश्चन करने के लिए हमें इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी देख लेना चाहिए पहले, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा जाता है सोलवेंट का, साथ ही साथ चार्ज और साइज भी देखी जाती है। जैसे लेटिस एनर्जी में देखते थे बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, अगर लेटिस एनर्जी आ गया है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी आ जाएगा। ओके, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपके फिजिक्स में, ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं इसको कंडक्ट, ये कैपेसिटर वगैरह के अंदर, ठीक है, काफ़ी यूज़ होता है इस कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये जितना ज़्यादा होगा आपके हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही अच्छी होगी। चार्ज वगैरह का भी देखते हैं किस तरीके से रिलेशन है। देखिए मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब मोर पोलर सोलवेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर सोलवेंट का काफ़ी अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उतना ही ज़्यादा पोलर सोलवेंट होता है आपके। और हाइड्रेशन एनर्जी भी सेम तरीके से, देखिए लेटिस एनर्जी जिस तरीके से डिपेंड कर रही थी वैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी भी डिपेंड कर रही है। देखिए इसमें चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम लेटिस एनर्जी का जैसे किया था वैसे का वैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी का भी करना है, पर इसमें थोड़ा समझें इस बात को, कर तो लेंगे हम इस रिलेशन से, लेकिन इसका होता क्या है ये समझते हैं। देखिए ये इसके हमें कंपेयर करना है सोल्यूबिलिटी पहले, तो सोल्यूबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, ठीक है। तो चार्ज जिसका ज़्यादा सोल्यूबिलिटी उसकी ज़्यादा, सीधी सी बात है। सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा आ जाएगी, F माइनस की सबसे कम आएगी, उसके बाद ऑक्साइड वाले की, और फिर नाइट्राइड वाले की। ओके, ये होता है हमारे पास, ठीक। चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बढ़िया अट्रैक्शन होगा H के साथ, प्लस वाले के साथ, ठीक है, सबसे अच्छा अट्रैक्शन इधर होगा, फिर थोड़ा यहाँ, फिर यहाँ पे, इस तरीके से होता है ये सारा खेल, ठीक है। इसलिए सोल्यूबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, जितने ज़्यादा H
H2O उसको सराउंड करेंगे वो उतना ही जल्दी टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा आपके सोल्यूबल हो जाएगा वो। इसीलिए सोल्यूबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, और देखते हैं। जैसे इनमें कंपेयर करना है हाइड्रेशन एनर्जी को हमें, तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ चार्ज तो सेम आ गया सभी में, तो अब किससे कंपेयर करेंगे? हम साइज से कंपेयर करेंगे। और साइज और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना। तो देखिए यहाँ पे साइज किसकी ज़्यादा है सबसे? ये है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में देखो हलीना के रब से, ठीक, तो बॉटम वाले की साइज ज़्यादा आती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन उल्टा हो जाएगा, है ना, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ओके, और देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। देखो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन हम निकाल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयन निकाल सकते हैं, और कंडक्टिविटी ऑफ आयन निकाल सकते हैं। देखिए साइज और कंडक्टिविटी तो आपको क्लियर होगा फिर भी, लेकिन मोबिलिटी वर्ड क्या है? मोबिलिटी मतलब एक तरह से मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट देखते हैं कि कितना मूव करेगा वो, कितना उछल कूद मचाएगा, वो मोबिलिटी से देखते हैं हम। जैसे मोबाइल है, आप चलते फिरते बात कर सकते हो, तो वही चलना फिरना मोबिलिटी के लिए आता है। ठीक है, ये कितना उसमें उछल कूद मचा सकता है आयन आपका, वो मोबिलिटी ऑफ आयन होता है। अब देखिए अगर आपके पास सर पे अगर वेट कम है, लाइट वेट है अगर, ठीक है, सिर पे, तो आप बढ़िया से उछल कूद मचा पाओगे। ये अगर सर पे कोई हैवी वेट रख दें बड़ी साइज का, ठीक है, तो उतना आप उछल कूद इसके जितना नहीं मचा पाओगे। तो यही होता है जब साइज ऑफ आयन बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है साइज ऑफ आयन? जब उसको ज़्यादा H2O आपके सराउंड कर लेते हैं तो, ठीक है, तो मोबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, इससे ध्यान रखें जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन कैसे देखेंगे? देखिए, स्मॉलर साइज ऑफ गैसियस आयन्स मीन्स हायर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखिए जो स्मॉल आयन्स होते हैं आपके साइज में, वो आपके हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी, यानी ज़्यादा वो सराउंड होते हैं आपके, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं H2O के साथ। ये अगर कोई बड़ा आपके आयन है तो वो उतना नहीं करेगा, वो थोड़ा कम H2O से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इसके जितना नहीं करेगा वो। ठीक, तो जितना आप देखो यहाँ पे H2O ज़्यादा घेर लेंगे तो ओवरऑल जो स्फेयर का साइज बनेगा हमारे पास सराउंड करने के बाद, वो हमारा बड़ा बनेगा, जबकि यहाँ पे उतना नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं स्मॉलर साइज ऑफ गैसेस आयन्स मीन्स हायर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन का क्या मतलब है? H2O इंटरेक्ट कर चुके हैं उनके साथ। ओके, तो कुल मिला के बात क्या आ रही है? जब साइज ऑफ गैसेस आयन स्मॉल होगा तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। छोटी जगह में ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं तो चार्ज डेंसिटी आपके ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा करेगा, सीधी सी बात है ना। वही कॉन्सेप्ट लगता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इंटरेक्ट अच्छे से किया। ओके, देखिए यहाँ पे भी वही है, ये आपके इनके ऊपर चार्ज भले सेम है लेकिन इसकी साइज बड़ी है पोटेशियम की, सोडियम की थोड़ी कम है, लिथियम की और भी कम है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है हमारी। ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, तो ये हाइड्रेशन भी इसका कम हो पाएगा, क्योंकि उतना अच्छे से ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा H2O के साथ। जबकि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा छोटा होने की वजह से, तो इस पर जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा H2O का। ठीक है, जबकि इस पर इतना नहीं हो पाएगा, इस पर बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे इस पर। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो इसकी फाइनल साइज बनेगी ज़्यादा H2O सराउंड करने की वजह से ये इससे भी बड़ा माना जाएगा हाइड्रेटेड के बाद। ठीक है, ध्यान रखें हाइड्रेटेड रेडियस पूछ रहे हैं तो छोटे वाले की ज़्यादा होती है, ठीक है, और नॉर्मल रेडियस पूछते हैं तो फिर तो जो बड़ा है उसकी बड़ी होती ही है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। तो वही सारा है, वापस से वही लाइन आ रही है, साइज ऑफ गैसेस आयन अगर इंक्रीज करते हैं तो चार्ज डेंसिटी उनमें कम होती जाती है, और चार्ज डेंसिटी अगर कम होती जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके कम अट्रैक्ट होते हैं। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी अच्छे अट्रैक्ट होंगे। बहुत क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। देखिए ये जब गैसियस फेज है, ये फेज का हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन करते वक्त, ये गैसियस फेज है, तो गैसियस में तो हम नॉर्मल लेते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब। क्लियर है, और यहाँ देखिए यहाँ एक्वस फॉर्म है। ओके, एक्वस फॉर्म मतलब हमने वाटर में डाल दिया, यानी ये हाइड्रेटेड रेडियस हो गई हमारी, जैसे ही एक्वस फॉर्म में आ गया वो। तो हाइड्रेटेड रेडियस तो किसकी ज़्यादा होती है? जो छोटा वाला होता है, जो
छोटा वाला होता है, इसलिए हाइड्रेटेड रेडियस में इसको ज़्यादा बड़ा बताया है। ठीक है, इस तरीके से। और जो सबसे बड़ा था यहाँ गैसेस फेज में, वो हाइड्रेटेड में सबसे कम है। क्लियर है, क्योंकि इसको कम सराउंड कर पाएंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सीधे से फंडे हैं लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के। चार्ज अच्छा है, अगर अट्रैक्शन अच्छा होगा, H2O उतना ही अच्छा इंटरेक्ट करेगा। क्लियर है। चलिए, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया, अगर साइज बढ़ जाएगी तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपके सिर पे बड़ी साइज का कुछ हैवी वेट रख दें, कुछ है ना बड़ी साइज का, तो आपकी भी जो स्पीड है चलने फिरने की वो कम हो जाती है। सिमिलरली कंडक्टिविटी भी है ना, वो कम कंडक्टिंग होगा। तो दोनों फैक्टर्स के लिए क्या करना है, हमें साइज से देख लेना है। जिसकी साइज कम उसकी मोबिलिटी और कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इनमें से किसकी मोबिलिटी और कंडक्टिविटी लीस्ट होगी, क्या पूछा है, सबसे कम किसकी होगी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा साइज होगी उसकी मोबिलिटी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। अब देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा साइज किसकी दिख रही है आपको, है ना। ये कौन से सेकंड ग्रुप के हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर वाले। तो बेटा है, कार है, स्कूटर लास्ट में, यानी ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसकी लीस्ट होगी आपके मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों ही। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी आपके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं। एक चॉकलेट क्वेश्चन है, इस पे ज़रा रिसर्च करिएगा घर पे थोड़ी। इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि F- और Na+ हैं, दोनों के चार्जेस सेम है। देखो, अगर मोड में देखा जाए तो 1-1 है दोनों के चार्जेस। ठीक है, और लगभग साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, सेम पीरियड के हैं, इसलिए वैसे तो थोड़ी सी बड़ी होगी F- की, लेकिन ऑलमोस्ट नियर है। ठीक है, तो इन विच केस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज इज मोर। ठीक है, किस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, इसको कैसे करेंगे, या फिर सेम होगी, ये देखना है आपको। ठीक है, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूँगा, आप भी थोड़ा सर्च करिएगा। और कौन से क्वेश्चन आते हैं जब दोनों इन्वॉल्व हो जाए, आपके हाइड्रेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाए और लेटिस एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं ज़रा। जब दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, और सोल्यूबिलिटी की बात करी जाए कि सोल्यूबिलिटी कैसे देखेंगे, तो देखो कैसे कंपेयर करते हैं। लेटिस एनर्जी क्या थी हमारी, जब आपके गैसेस केटायंस और एनायंस मिलके 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं, वो लेटिस एनर्जी थी। यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि हमारे हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, जब वो ब्रेक हो रहा था केटायन और एनायन में, 1 मोल आयनिक कंपाउंड आता है। तो देखिए सोल्यूबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लेटिस एनर्जी से, तो सोल्यूबल होगा वो कंपाउंड। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लेटिस एनर्जी की से, तो वो कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, बहुत सीधा सा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा यानी अच्छी रिलीज हुई, अच्छा अट्रैक्शन हुआ, H2O ने अच्छा घेरा, यानी वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा ब्रेक करके उसको। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन होता है। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जब जब ज़्यादा होगी लेटिस एनर्जी से, तो कंपाउंड क्या होगा आपका, सोल्यूबल होगा। देखिए यहाँ पे BaSO4 सोल्यूबल है आपका वाटर में, जबकि BaSO4 नहीं है। तो सीधी सी बात है, BaSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो सोल्यूबल है। ऐसा कंपेयर करने को नहीं दिया जाएगा दोनों का, आपको वैल्यूज़ दी हुई होगी, उससे कंपेयर करना होगा, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती है, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। ओके, कि इन दोनों में कैसे किसका ज़्यादा होगा, ये सारा एक्सपेरिमेंटल होता है। वो जब टेबल दी होगी तो वहाँ से कंपेयर करना होगा। और अभी कुछ नहीं दिया है, तो आपको जस्ट आंसर में ऐसे लिखना होता है इसमें कि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसलिए ये सोल्यूबल है। ठीक है, और देखें कौन सोल्यूबल होगा इन दोनों में से ज़्यादा, LiF होगा कि LiCl। सिमिलरली इन दोनों में भी बताना है आपको। इनको क्वेश्चन को घर पे ट्राई करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करूँगा, चॉकलेट क्वेश्चन। और ये जो एग्जांपल्स आपके लिए आज छोड़ रहा हूँ, ताकि आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करें इनकी। ये भी वैसे ही है आपके, विच इज़ लीस्ट सोल्यूबल इन H2O। ओके, आपको वही साइज वगैरह से देखना है इनमें, क्योंकि चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इनको अरेंज करना है आपको सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर में। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है सारे, आपको साइज से कंपेयर कर देना है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, मैं इनके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फजान्स रूल सोल्यूबिलिटी के लिए। उसको एक ट्रिक के थ्रू देखेंगे, जिसको नाम दिया है मैंने बाहुबली ट्रिक। ठीक है, जल्दी से उससे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे आपके फजान रूल। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।